हमारे अगले मेहमान को क्रिकेट का बड़ा शौक है। तो अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो मध्य प्रदेश का ये आने वाला चुनाव एक बदले का मैच है दो खिलाड़ियों के बीच। एक तरफ हैं कमलनाथ, जिन्हें लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें बदला देने की जरूरत है, और दूसरी तरफ है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें लगता है कि कांग्रेस ने उनके साथ दगा किया और अब उनको जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इस वजह से उन्हें मजबूरी में बीजेपी आना पड़ा। बदले का ये मैच मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा, इस पर बात करने के लिए भोपाल में आज तक की इस पंचायत में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया साहब, स्वागत है आपका। आप देर रात एक लंबा सफर तय करके खासतौर पे भोपाल आए आज तक की इस पंचायत के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मसरूफता में हमारे लिए वक्त निकाला। क्या आप इसको एक बदले के मैच की तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या कर पाते हैं, आपके इलाके में बीजेपी क्या कर पाती है, क्योंकि बदला लेने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तैयार खड़े हैं। पहले तो आपके कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जिस राहुल कनवल को मैंने सदैव जिंदगी में पनाश के सूट में देखा है, आज नेताजी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। मैं आज तक की मध्य प्रदेश की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राहुल कनवल जी में यह परिवर्तन ला दिया है। यह परिवर्तन का दौर चलता रहे, इसी कामना के साथ आप सबके बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। देखिए, जो आपने शुरुआत की, मैं अपने जिंदगी में कूटनीति, बदले के भाव के आधार पर कार्य नहीं करता। मैंने अपनी जिंदगी में सदैव जनसेवा को अपना लक्ष्य माना है। एक सकारात्मक सोच और विचारधारा के साथ कार्य करने की मैंने कोशिश की है, और जहां भी अन्याय मुझे दिखे तो उस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की सदैव मैंने कोशिश की है। मेरी व्यक्तिगत कोई, जो आपने कहा बदले की भाव, दुश्मनी, मेरी व्यक्तिगत कोई ना दुश्मनी ना बदले की भाव कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह के प्रति है। मेरी यही सोच और विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 3.5 वर्षों में जो एक इतिहास रचा है मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति का, आप हर एक पैरामीटर में आप देख लो। 18 सालों में जो विरासत में 2003 में हमको मिली, एक बीमारू राज्य मध्य प्रदेश के रूप में हमें मिला, और आज 18 वर्षों में उस मध्य प्रदेश को एक बेमिसाल राज्य में परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप बड़े बुद्धिमान हैं, सब आंकड़े आपके पास भी हैं। अगर मध्य प्रदेश का इतिहास आप देखो, पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, 11,000 पर कैपिटा इनकम 2003 में थी। आज 1,41,000 रुपए पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की बन गई है, करीब 12 गुना। मध्य प्रदेश की स्टेट की बजट जो करीब करीब 17,000 करोड़ तक सीमित थी, आज 2,74,000 करोड़ की बजट बन गई है, 20 गुना से भी ज्यादा। मध्य प्रदेश की जीडीपी जो 71,000 करोड़ की थी, आज 13,22,000 करोड़ की जीडीपी बन गई है। तो आप अगर हर एक पैरामीटर पर देखो, जो प्रगति मध्य प्रदेश में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के वजह से, पहले सिंगल इंजन सरकार और 2014 के बाद डबल इंजन सरकार। सड़कों की स्थिति आप और हम सब अनुभव करते थे। हमको ढूंढने पड़ते थे कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां है। 44,000 किलोमीटर की सड़क 2003 में, 18 वर्षों में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। बिजली के लिए गांव वाले को और शहर वाले को लट्टू ढूंढना पड़ता था, और लट्टू में ज्योति का प्रकाश नहीं होता था। जिस राज्य में 5,500 मेगावाट की बिजली थी, आज उसी राज्य में 29,000 मेगावाट की बिजली है। तो आंकड़े झूठ नहीं कह सकते। इनका सामना कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को करना पड़ेगा।
और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है, विकास और प्रगति के रास्ते पे चल रहा है, सशक्तिकरण के रास्ते पे चल रहा है और उज्जवल मध्य प्रदेश जिसके आधार पर प्रकाश पूरे राष्ट्र में हृदय स्थल पे से निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 5 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जिम्मेदारी थी कांग्रेस को जिताना। उस वक्त अगर उनसे यह सवाल पूछा जाता तो ठीक जो आपने अभी बातें बोली उसके विपरीत आपने कहा होता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े और लड़ाए हैं, अब आप बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में? आप तो चूंकि दोनों इंजन के भीतर रह चुके हैं, दोनों गाड़ियों में क्या? आपका वाक्य बिल्कुल सही है राहुल। 5 साल पहले मेरा वक्तव्य अलग था। क्यों? क्योंकि मेरे दिल के अंदर एक ज्वालामुखी थी कि अगर जनता हमको मौका देगी तो हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे। ये आस्था थी, ये एक विश्वास था। लेकिन 15 महीने में जो एक, अगर मैं कहूं, झूठ, लूट और फूट की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, सभी आशाओं पर अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया, वादा खिलाफी बार बार होती रही और जब उसके बाद आपको ललकारा जाता है और कहा जाता है कि सड़क पे आ जाओ, तो क्या करोगे आप? तय नहीं करोगे कि आर या पार की लड़ाई हो जाए। और आपने शुरुआत में जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया राहुल, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरा मकसद या मेरी मंशा कुर्सी के साथ नहीं थी। हां, यह सही है कि आप कहो कि मेरा योगदान 1% था या आधा प्रतिशत था या न के बराबर था या जो भी हो, जो भी मेरा योगदान रहा हो 2018 के चुनाव में, जब मुझे बुलाया गया और कहा गया कि यह निर्णय लिया गया है फलाने फलाने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मैंने कहा आप बनाइए, मैं आज जाके समर्थन करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस परिवार की सोच, विचारधारा और लक्ष्य, मेरी आजी अम्मा, पूर्व राजमाता साहब की बात करो, मेरे पूज्य पिताजी की बात करो जिनको आप भी जानते थे, या मेरी बात करो जिनको आप 20 साल से जानते हो, कभी भी इसकी दौड़ नहीं रही है। असूलों की दौड़, मूल्यों की दौड़, विकास की दौड़, प्रगति की दौड़। मैं कभी सीएम पद का उम्मीदवार ना तब था ना आज हूं। हां, विकास का उम्मीदवार जरूर हूं, प्रगति का उम्मीदवार जरूर हूं, न्याय का उम्मीदवार जरूर हूं। वो मेरी दिल की मंशा कभी 20 साल में नहीं रही है। तो मैं उस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मेरी विचारधारा है कि स्पष्ट बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपने कहा कि आप सीएम पद के दावेदार नहीं हैं। इस दफा मध्य प्रदेश में भाजपा साफ तौर पर बता नहीं रही कि अगला सीएम कौन होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में ये ऐलान किया गया था कि योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर बीजेपी जीतती है। जब जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं से पूछा जा रहा है, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि जनता तय करेगी या चुनाव होगा तब हम देखेंगे, क्लियरली बोल नहीं रहे। आप जब इस कॉन्फ्रेंस रूम में आए, मैंने देखा कि लोगों की आंखों में एक नई ऊर्जा थी, एक फ्रेशनेस था। कहीं ना कहीं एक ये भाव भी है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी 18 साल रह चुके हैं। अगर हम क्रिकेट के मैदान पे एक बार फिर से लौटते हैं कि मध्य प्रदेश को एक नए कप्तान की जरूरत है। देखिए, मैं मानता हूं कि केंद्र नेतृत्व ने हमारा चुनाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और ये निर्णय सारे राज्यों के लिए। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। 18 साल उनके नेतृत्व में ही हमारा प्रदेश ये प्रगति और विकास कर पाया है और आज उनके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में हम लोग साथ में मिलकर सामूहिक नेतृत्व के साथ इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं। और जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए किया है, मैं मध्य प्रदेश का नागरिक होने के हैसियत से उनका कृतज्ञ हूं। और जो उनका नेतृत्व, एक ऊर्जावान नेतृत्व मध्य प्रदेश के लिए रहा है, उसका एक तरीके से मैं मानता हूं कि सौभाग्यशाली मेरा मध्य प्रदेश रहा है। आप जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए तो आपके साथ कई सारे नेता हैं, उनमें से कुछ नेता अब वापस जा रहे हैं।
मेरे पास पूरी सूची है, मैं नाम एक एक करके नहीं लूंगा, लेकिन कुल मिला के हमारी रिसर्च टीम ने आंकड़ा निकाला कि 6 महीने में कम से कम 40 नेता वापस कांग्रेस गए होंगे। ये आपके लिए थोड़ा एम्बेरसिंग है कि आपके साथ आए, आप संभाल नहीं पा रहे, आप ही के लोग जिनको आप लेके आए वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? ये आपका एक अच्छा प्रश्न है राहुल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, और ये वास्तविक तौर में बलिदान है, क्योंकि आजकल के जमाने में राजनीति में सरपंच अपना सरपंच ही नहीं छोड़ता। 25 विधायक, जिसमें से 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 15 साल बाद मंत्री बने थे। 2003 के बाद 2018 में मंत्री बने थे। इतना बड़ा त्याग, तपस्या, इसका जितना भी हम कहें वो कम होगा। क्योंकि ये तो नहीं कि आपने त्याग पत्र दे दिया और अगले दिन आपने जाके शपथ पत्र ले ली। आपको जनता के बीच में, जनता की अदालत में दोबारा चुनाव लड़ना था। वो पुराना जमाना गया एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर कि आप जैसे भी हो, इधर से चले गए, उधर से चले गए और मंत्री बन गए और विधायक रहे। चुनाव जीत के वापस आए। और कांग्रेस की आपने बात की, उपचुनाव 29 सीटों में हुई थी। 29 सीटों में से 28 सीट कांग्रेस की झोली में थी, और उस 28 सीटों में से 19 सीट कांग्रेस हार गई। तो किस वजूद की हम बात कर रहे हैं? अगर कांग्रेस का वजूद था तो क्या 2020 में उपचुनाव में जो सीट उनकी थी, ये नहीं है कि ऑल शून्य से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, 29 में से 28 सीट उनकी, जिसमें से 19 सीट हार गए। तो इतने वापस क्यों जा रहे? इतनी बड़ी गाड़ियां मैं आपको बता रहा हूं, 700 गाड़ियों का काफिला लेके। मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव के समय में जब चुनाव निकट आ जाता है, 2 महीने 3 महीने बाद बाकी हैं, तो ये आवागमन की नीति रहती है। अगर आपको लगता है कि उस कुर्सी में बैठ के आपको टिकट नहीं मिलने वाला, लेकिन इस कुर्सी में बैठ के आपको टिकट मिलेगा, तो आयाराम गयाराम शुरू हो जाता है। तो फिर अब आप बोल रहे हैं आयाराम गयाराम, पहले बोले थे बलिदान। नहीं, इसलिए नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सटीक प्रश्न आपने किया। आयाराम गयाराम होता है जब चुनाव निकट आ जाता है। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, मुझे आप एक उदाहरण बता दो इस देश के इतिहास में जहां 15 साल बाद सरकार बनी हो, 15 साल बाद व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बना हो, और 15 महीने के अंदर वो कैबिनेट मंत्री पद का त्याग देकर दोबारा चुनाव की रणनीति में जाए। मैं आपको अपने आप अनेक उदाहरण दे दूंगा जहां 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, भाई साहब नमस्कार, हम चले। पर यह नहीं होता 15 महीने के अंदर। मुझे आप बता दो, आप स्वयं विशेषज्ञ हो, देश के किसी के चुनाव के बाद मुझे बता दो जहां 15 महीने में यह घटना हुई हो। पर चुनाव के पहले जिन लोगों को लगता है कि उनका एक आशा है, अभिलाषा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत बात है, उनकी आशा अभिलाषा है चुनाव लड़ने की, और उनको लगता है कि अगर फलाना मुझे टिकट नहीं दे सकता है तो ढिकाना मुझे टिकट दे दे, तो ये प्रस्थान शुरू हो जाता है। और उनके तरफ भी, उनके प्रति भी मेरी कोई दिल से कोई गलत भावना नहीं है, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ऐसी मध्य प्रदेश के सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह कहा है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ लोग आए थे उनको वादा किया गया था बाय इलेक्शन में टिकट मिलने का, अब एकदम मेरिट पे होगा। वो एक देखिए, मैं आपको बताना, चुनाव का वो चेक था, ब्लैंक चेक नहीं। देखिए, ये आपकी पहले ही आपके दिमाग में ये गलती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा चर्चा नहीं होता कि राहुल जी आप आ गए हैं, अब आप लड़ते रहेंगे। यहां आपकी काबिलियत पर, आपके मेरिट पर, जनता के प्रति आपने जुड़ाव रखा है कि नहीं, क्षेत्र में आपने विकास किया है कि नहीं, आप टिकट के लिए आप उचित हैं कि नहीं,
उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। चाहे आप 2018 में आए हो, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के 40 साल से आप कार्यकर्ता रहे हो, यहां टिकट का चयन कार्यकर्ता की क्षमता के आधार पर ही किया जाता है, एक। और दूसरा, यहां कोई नेता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अवसर मिलेगा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्षमता है, जनता के प्रति एक लगाव है, जनता के साथ एक जुड़ाव है, तो यहां कोई एंटाइटलमेंट नहीं होता जहां दूसरे दलों में होता है। जब आप ग्वालियर चंबल संभाल रहे थे कांग्रेस के लिए, तो एक तरीके से सर्वे सर्वा थे कि जो भी आप चाहते, जैसे भी आप चाहते, वैसे ही टिकट बट रही थी। यहाँ पे नरोत्तम मिश्र जी भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, कुछ सांसद भी हैं, वीडी शर्मा जी जैसे, जो कि उसी इलाके में अपना वर्चस्व पाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको नहीं, आपके जो समर्थक है उनको थोड़ी घुटन हो रही है कि वहां पे आप जो चाहते अपने लोगों को टिकट दिला सकते थे, यहाँ पे एडजस्ट करके चलना नहीं, देखो आप राहुल, कि अंत में निष्कर्ष और चर्चा और अवलोकन के आधार पे ही अमृत निकलता है। अंत में आपका लक्ष्य क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप अगर राजनीतिक दल हो तो आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपका लक्ष्य है कि किसी को टिकट दे दो और 13 दिन या 14 दिन या 15 दिन के लिए वो छाती तान कर घूमे और अंत में अंडा आए? या आपका लक्ष्य है चुनाव जीतना? अगर आपका लक्ष्य पहला हो तो फिर ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल लागू है। अगर आपका लक्ष्य दूसरा है तो सबसे उत्कृष्ट प्रत्याशी को मिलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अंदर भी 2018 में जो नाम मैंने दिए थे, मेरे समझ में, और मैं शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, आप भी गलत हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूं, मैंने केवल उत्कृष्ट प्रत्याशी का नाम दिया है। और नाम मैंने उंगली लगाई थी पूरे मध्य प्रदेश में सब दूर। और ना अब जो रिवॉर्डेड और जो उपयुक्त व्यक्ति है उसी का नाम देना चाहिए। और आज भी इस श्रेणी में मैं कई लोगों का नाम दे रहा हूं जो मैं मानता हूं कि उत्कृष्ट हैं, जो शायद मेरे साथ जुड़े हों या ना जुड़े हों। अंत में हमारा लक्ष्य क्या है? सरकार बननी चाहिए यार। हमारा लक्ष्य नहीं है कि अरे मैंने दिए इतने टिकट, कितने जीते? 1%। क्या मतलब है? राहुल गांधी से पूछा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। उन्होंने कहा कि ज्योतिर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़े थे, और इनको बीजेपी में इज्जत नहीं मिलेगी। इन्होंने गलती की, इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बहुत ज्यादा थी, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए था। इनको इज्जत नहीं मिलेगी, इनको मजा नहीं आएगा बीजेपी में। आपका तो काफी बचपन से ही साथ रहा है, बहुत टाइम से आप राहुल को जानते हैं। उन्होंने कहा कि सब्र करना चाहिए था और दूसरा की इज्जत नहीं मिलेगी। उनकी राय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। अच्छा, आप बोलते नहीं आरजी के बारे में कुछ? मैंने काफी कुछ बोला है, पर उनकी राय उन्हें सलामत। और आपकी राय? और अच्छा, ये हुआ ना, जैसे मैंने क्रिकेट की बात की तो एक आउट स्विंगिंग बॉल है, उन्होंने बोला छोड़ दो भाई, ये नहीं छूनी। क्यों? मेरी राय शायद उनको सब्र करना चाहिए। वो तो कर ही रहे हैं सब्र इतनी देर से, उनका तो लंबा सब्र है। इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, ये तो जनता निर्णय लेगी। मैं जानने में मेरी रुचि है कि आप राहुल गांधी जो कहते हैं उस बॉल पे आप बैटिंग क्यों नहीं करते, छोड़ते क्यों हैं इस बॉल को? मैंने कौन सा बॉल छोड़ा है? ये वाला जो मैंने बताया कि उन्होंने कहा, मैंने बोल दिया आपको जो बोलना था, उतना ही काफी। इसका मतलब नहीं कि मैं आपको 10 मिनट लंबा आंसर दूं तो आप संतुष्ट हो। मैंने एक शब्द में ही कह दिया क्या होना चाहिए। इस वाले को उन्होंने राहुल द्रविड़ की तरह खेला, सूर्य कुमार यादव की तरह नहीं। मैं तो केवल विराट कोहली और सहवाग की तरह खेलता हूं राहुल। अच्छा, हाँ। और देख लेना आप, अगर मैं विराट कोहली और सहवाग की तरह नहीं खेलता तो 2020 ना होता। तो आप लोगों के वक्तव्य पर ज्यादा विश्वास मत रखो, लेकिन लोगों के एक्शन पर विश्वास रखो। इन्होंने बड़ा साइलेंटली कर दिया। वो सचिन पायलट वहां राजस्थान में एक तरीके से अपनी मसल दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। आपने खामोशी से कर दिया, और यहाँ पे कमलनाथ जी थे, उनको पता भी नहीं चला। अब मैं अपने अतीत में ध्यान नहीं देना चाहता हूं, मैं अपने वर्तमान और भविष्य में ध्यान देना चाहता हूं। वही व्यक्ति अपने अतीत में ध्यान देना चाहता है जो अपने अतीत में गुम हो जाना चाहता है। तो अगर आप अतीत में झांकना नहीं चाहते और भविष्य में देखना चाहते हैं तो आपको क्या दिखता है? 10 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं? मैं अपने आप को वहीं देखना चाहता हूं जहां मैं 2002 में था, जहां मैं आज हूं, और मैं जीवन के अंतिम क्षण तक रहूंगा। और वो है एक कुशल राजनीतिज्ञ नहीं, लेकिन एक अच्छा जनसेवक।
अच्छा, तालियां खूब बज रही हैं आपके आपको लिए। आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, मेरे को समझ में इनको आ समझ रहा आ है। गया। हाँ, मैं देख रहा हूँ तालियां खूब बज रही हैं आपके लिए। थोड़ा ज्यादा कुर्ता पजामा पहन के मेरे साथ मध्य प्रदेश में घूमिए, तब आपको समझ में आएगा। दिल्ली छोड़िए, दिल्ली बहुत दूर है। नहीं, यहाँ पे टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं दिल्ली में ही ठीक हूँ। थैंक यू आप वेरी चिंता मच। मत आप चिंता मत करिए। आप सब आएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी में 5-6 साल काम करिए, फिर आपको टिकट मिलेगा। सर, एक जो सवाल मध्य प्रदेश की जनता में है वो ये कि भाजपा में अब नया क्या, चूंकि सेम सरकार रही है, सेम सीएम रहे, नए आइडियाज क्या है? अगर फर्ज कीजिए एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिलता है तो जनता ही जानना चाहती कि नया क्या, क्योंकि क्या होता है कि बहुत वक्त तक अगर कोई रहता है सत्ता में तो एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है कि नया कुछ नहीं है, उबासीन हो रहा है, क्योंकि वही चीजें बार बार चल रही। तो नया क्या है? देखिए राहुल, यही होता है जब आप आज की इंटरव्यू के लिए कल रात को मध्य प्रदेश पहुंचते हैं। नंबर 1 और नंबर 2, मेरे पास तो कोई हैंडीकैप नहीं है, पर राहुल के पास ये नया तलवार आज के जमाने का आईपैड है, जो पढ़ पढ़ के प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देख सके। ठीक है, मुझे उत्तर देने हाँ, दीजिए भाई। दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। मैंने कहा ना, मैं सहवाग की तरह बैटिंग करता हूं, चिंता मत करिए। अगर आप मध्य प्रदेश में घूमेंगे, और मैं न्योता देता हूं, मैं यहां से झाबुआ जा रहा हूं, तो आप जरूर चलिएगा मेरे साथ। और वर्तमान में जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, एंटी इनकम्बेंसी, 18 साल की सरकार होने के बाद भी मैं दावे से कह सकता हूं कि आज मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा है, जो आपने कहा ना, स्टेल हो जाता है, वही मामला है कि हम कभी रुकते नहीं। 2 तरीके की दौड़ होती है जिंदगी में। एक कि सुबह उठ के आदमी अपने पेस पर वॉक करे, जो सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं। दूसरा वो जो ट्रेडमिल पे चढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रेडमिल में चढ़ने वाली सरकार है, जो सदैव पेस अपने आप बनाती है। पिछले 3-4 महीने में ही देख लो आप, जितनी योजनाएं जनता के विकास और प्रगति के लिए हमने केवल घोषणा नहीं की, कांग्रेस पार्टी के वादों की तरह। क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? कर्नाटक में जो पोस्टर चिपकाया था, वही पोस्टर को उठा के मध्य प्रदेश की दीवार पे चिपका दिया। हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ये कर देंगे, वो दे देंगे। अरे जो 15 महीने की सरकार ने क्या कहा था, जो आपके ने कहा ना, राहुल गांधी जी ने कहा था, उन्होंने हर मंच से, मैं मौजूद था, हर किसान का ऋण माफ होगा, और अगर 10 दिन के अंदर माफ नहीं होगा हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना किसान का ऋण माफ हुआ, ना युवाओं को बेरोजगार भत्ता मिला, उल्टा सारी योजनाएं बंद कर दी। जिस सरकार की ये पृष्ठभूमि रही है 15 महीनों में, वो सरकार क्या करेगी ये गारंटी के आधार पर। मैं तो ये कहता हूं कि ये वादे नहीं है, लेकिन विश होंगे मध्य प्रदेश के लिए, अगर ये लोग आएंगे सरकार के अंदर। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आपने की, मैंने इसलिए कहा आपको कि ये घोषणाएं नहीं है। शिवराज सिंह जी ने जो योजना शुरू की, लाडली बहना योजना, हर महिला के खाते में 1000 रुपया प्रति माह पहुंचाने की विचारधारा, वो जुलाई के महीने से महिलाओं के खाते में आज पहुंच रही है। बस चुनाव से आने पहले। नहीं, सुन लीजिए भाई, जवाब क्या था कमलनाथ जी का? चुनाव टाइम पे नहीं। अच्छा, मेरे लिए भी कुछ तालियां बज रही, मैं भी लड़ अरे सकता हूं मैं यहाँ पे चुनाव। नहीं, आप छोड़िए, आप मत बजाइए। आपने क्रिकेट की बात की ना, ऑलवेज बी अ गुड स्पॉट। कमलनाथ जी ने क्या किया? अरे राहुल ने कह दिया है 1000 रुपया हर महिला के खाते में, मैं दूंगा 1500। ये क्या कोई खेल या खिलवाड़ है भाई?
आज हर 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में 1,250 रुपया हर महीना में जा रहा है और वो हर महिला को घर के अंदर सशक्त करेगा। इतनी मसरूफता में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके साथ सदैव बैठने में बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।